गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब आपका है फोर्थ चैप्टर, बाकी सेकंड और थर्ड सर कराएंगे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है मेरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, वैसे आपने एट्थ क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मीनिंग आपको पता है, जिसकी पावर घात 1 हो। समीकरण आपको पता है क्या होते हैं, चर आपको पता है, और दो तो ठीक है, दो वर्ड से, पर फिर भी मैंने इनकी डेफिनेशंस लिखी है। वैसे आपने ये चैप्टर ना एट्थ में भी पढ़ा हुआ है, दो चर, इसमें दो चरों वाले हैं। एट्थ में हमने पढ़ा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी है, ये आपको लिखनी भी है। फर्स्ट है समीकरण, पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना। समीकरण, समीकरण में क्या डेफिनेशन लिखी है, चर, अचर तथा चिन्हों के मिश्रण को समीकरण कहते हैं। समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। किसको, चर को, अचर को और चिन्हों के मिश्रण को। ठीक है, क्या बोलते हैं, समीकरण। अब ध्यान से देखो, जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिया x + y = 4। यहाँ पे x और y जो है, ये जो x और y है ये है चर। ठीक है, जो 4 है, जो डिजिट है वो है अचर, और जो प्लस और इक्वल के साइन है वो है चिन्ह। ठीक है, तो समझ आ गया समीकरण किसे कहते हैं। अब डेफिनेशन आती है कि चर और अचर क्या होते हैं। चिन्ह तो तुम्हें पता है, प्लस, माइनस, इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये साइन होते हैं। ठीक है, अब बात होती है चर और अचर। तो मैंने चर की डेफिनेशन लिखी है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। नाम से ही पता चल रहा है चर, चर मतलब चरते रहना, मतलब चेंज होते रहना। तो मैंने क्या लिखा है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है चर कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स गणित में चर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, जो A B C D XYZ यूज़ किए जाते हैं ना समीकरण के अंदर, वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उनको हम चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अचर। अचर में मैंने लिखा है जिनका मान नहीं बदलता, फिक्स होते हैं जो, वो अचर कहलाते हैं। जैसे गणित के अंक 1 2 3, जैसे कि ना आपने ये एग्जाम्पल देखा था, इसी एग्जाम्पल को देख लो, इसमें x और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये चर है। और जो 4 है वो फिक्स है, 4 की जगह 4 ही रहेगा, तो ये अचर है। तो जो फिक्स रहते हैं, जो चेंज नहीं होते, वो अचर होते हैं। जो चेंज होते रहते हैं, जैसे ये x और y चेंज होते रहेंगे, कभी 1 होगा, कभी 0 लूँगी वैल्यू को x की, कभी 2 लूँगी, तो ये चेंज होते रहेंगे। तो ये क्या है, अचर, सॉरी चर है। चर होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, और जो डिजिट होती है वो अचर होते हैं जो चेंज नहीं होते। उसके बाद आता है रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होता है, ऐसे समीकरण जिनकी घात एक से ज़्यादा ना हो रैखिक कहलाते हैं। रैखिक, नाम से ही पता चला, रैखिक एक ही चीज़ होना, तो जिनकी घात क्या हो, एक से ज़्यादा ना हो, रैखिक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे रखा है x + y = 3। यहाँ दोनों चर x और y की घात एक ही है। ध्यान से देखो, घात क्या होती है, जो ये ऊपर लगी होती है, इनके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जिनकी घात 1 होती है पूरे समीकरण में, अब तो ये पूरा समीकरण बन गया ना, इन सबसे मिलके क्या बना, ये समीकरण बना। तो x + y = 3 एक समीकरण है। तो ऐसा समीकरण जिनकी घात एक से ज़्यादा ना हो, और याद रखना जो घात होती है ओनली चर की देखी जाती है, चर की। ठीक है, अचर की नहीं देखते, डिजिट की नहीं देखते, अल्फ़ाबेट्स की देखते हैं। तो याद रखना, अगर घात 1 है तो उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि नीचे वाले को बोलते हैं आधार, जो ऊपर लगती है वो होती है घात। तो यहाँ पे x और y आधार है, और जो ये ऊपर 1 लगे ये घात है। ठीक है, पता होना चाहिए ये। उसके बाद बारी आती है, रैखिक समीकरण पढ़ लिया, चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, समीकरण पढ़ लिया। तो अब पूरा मिलके क्या बना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आपने सिंगल सिंगल पढ़ लिया, चर अचर रैखिक समीकरण, और पढ़ लिया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मीनिंग क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें कोई दो चर प्रयोग किए जाए, कोई दो, A B या C D या E F X Y Y Z U V, कोई भी दो चर यूज़ किए जाए पूरे समीकरण में, उन्हें बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एट्थ में आपने पढ़ा था एक चर वाले समीकरण, उसमें एक ही प्रयोग किया जाता था, या A या B या X या Y प्रयोग किया जाता था। तो जैसे कि ये है A + B 3, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें कितने चर है, A B दो ही चर है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें कितने चर है, दो चर हैं। अगर मैं बोलूँ x = 3, तो इसमें कितने चर हैं, ओनली एक चर है, तो मैं बोलूँगी ये एक चर वाला है। ये दो चर वाले हैं, ये एक चर वाला है। ठीक है, ये तो था आपकी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन की चैप्टर क्या कहता है। अब आगे बारी आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आपने पढ़ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4.1 का, यही है। देखो ध्यान से देखो, आप चैप्टर पढ़े हो दो चर वाले, तो दो चर तो होने ही चाहिए ना। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में, एक नोटबुक की कीमत। तो देखो, एक तो नोटबुक है, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो एक हमें नोटबुक दे रखी है, एक कलम दे रखी है। नोटबुक मतलब बुक, कॉपी, और कलम मतलब पेन। ठीक है, की कीमत से 2 गुनी है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या पता चला कि जो नोटबुक है उसकी कीमत कलम की कीमत से दुगनी है।
मतलब नोटबुक ज़्यादा पैसों की है, कलम कम पैसों की है। पता है ना ये बात, नोटबुक ज़्यादा पैसों की है, कलम कम पैसों की है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आता है क्या लिखना है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो दुगनी किसकी हुई? नोटबुक की। ठीक है, नोटबुक ज़्यादा पैसों की है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। दो चर होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, माना नोटबुक की कीमत x रुपये है, माना कलम की कीमत, आप पूरा लिखोगे, मैंने डैश करा है, आप कीमत लिखोगे y रुपये। तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? नोटबुक की कीमत, यह नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। दोनों को मैं इक्वल आना चाहती हूँ, तो 2 गुनी तो ये है ना, नोटबुक ज़्यादा पैसों की है। जब दो चीज़ों को इक्वल लाते हैं तो इक्वल इक्वल होना पड़ता है। नोटबुक ज़्यादा पैसों की है, तो नोटबुक में अगर डबल कर दूंगी तो वो तो और ज़्यादा डबल हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी इक्वेशंस बनती है या जब भी समीकरण बनते हैं, तो जो ज़्यादा होता है ना उसमें कुछ नहीं करते, उससे अपोजिट वाले में करते हैं। तो मुझे पता है कि नोटबुक था x और x ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मैं किस में करूँगी? कलम में करूँगी। और कितना करूँगी? 2 गुना, क्योंकि 2 गुना ही तो ज़्यादा है ना वो। तो मैंने लिख दिया x = 2y, मैंने कलम को 2 गुना कर दिया। तो या तो तुम यहीं पे ख़त्म कर दो, ये समीकरण बन गया, या मैंने इसको सीधे प्रूव ऐसे ही सॉल्व कर दिया। ये 2y यहाँ प्लस का था, दूसरी जगह गया माइनस का, इधर 0 बच गया, तो x - 2y ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। बोला था ना उन्होंने, दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाओ, बन गया। लिख देना, ऐसे बॉक्स बना के लिख देना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। ऐसे आपके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है, बट क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने आने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए दो चर बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 4.1 का, निम्नलिखित रैखिक समीकरण जो नीचे दिए हैं उनको किसके रूप में व्यक्त करना है? ax + by + c = 0। इसका मीनिंग जो x के साथ है वो a होगा, जो y के साथ है वो क्या होगा? b होगा, और जो अकेला होगा वो c होगा। तो a b c की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको व्यक्त करना है और फिर प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताना है। तो x के साथ वाला a, y के साथ b, और जो अकेला होगा वो c। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या करा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लिया। पहले मैंने क्वेश्चन उतारा x - y/5 - 10 = 0। मैंने हेडिंग डाली कि ax + by + c = 0 के रूप में। तो पहले मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ। ax का मीनिंग क्या है? x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1x प्लस का साइन, फिर b मुझे यहाँ से देख के पता चला कि 1/5 है और माइनस b है, तो मैंने -1/5 अलग लिखा, y को एज इट इज़ लिख दिया, by हो गया प्लस c क्या है मुझे दिख गया -10 है, -10 अंदर लिख दिया क्योंकि मैंने प्लस के साइन लगाए। तो ये मैंने इसके रूप में व्यक्त कर दिया। उसके बाद मैंने तुलना करने पर क्या पहचाना कि a है तुम्हारा 1, b है तुम्हारा -1/5 और c है तुम्हारा -10। बस ये खत्म हो गया। इसका एक 8th पार्ट और कराया मैंने, क्योंकि 8th पार्ट में क्या अलग है, इसमें y नहीं दिया, देखो ध्यान से, 5 = 2x दे रखा है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट किया। मैंने क्या किया, मैं 2x को माइनस का नहीं लेके आ रही हूँ, मैं इधर लेके आ रही हूँ 5 को। ठीक है, मुझे 2x प्लस का चाहिए, तो मैंने लिखा 2x। मैंने देखा y नहीं है, तो y नहीं है तो मैं 0 ले आई उसके साथ, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई y से करूँगी तो 0 ही आएगा, तो 0 हट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना समीकरण में। अगर मैं यहाँ 1 लिख देती तो समीकरण में फर्क पड़ता, y आता, पर मुझे तो y नहीं लेना है ना, मुझे बस y दिखाने के लिए दिखाना है कि हाँ है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना y यहाँ पे। तो मैंने 0, जब जो चीज़ नहीं दी गई है ना उसके साथ 0 लगा देना, 0 × y। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहाँ पे c नहीं था तो मैंने 0 लिख दिया था ना, तो मैं यही कह रही हूँ जो चीज़ नहीं दी उसकी जगह 0 लगा दो। मुझे y चाहिए था तो मैंने 0 × y, पॉइंट का मीनिंग है मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये 5 मैंने इधर से दूसरी जगह लेके आई हूँ, -5 = 0 लिख दिया। नेक्स्ट मैंने ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया, तो मुझे क्या मिला, 2x + 0 y, पॉइंट का मीनिंग मल्टीप्लाई है, प्लस c -5 हो गया = 0। तुलना करने पर a की वैल्यू 2, b की 0 और c की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। जब तुम इसे लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिखना, 2x + 0 y और =5 लिखना, यहाँ पे =5 लिखना। जब व्यक्त करोगे ना तब लिखना इसको, 5 को तब इधर लेके आना। ठीक है, तो पहले ऐसे लिखना है, फिर व्यक्त करने पर 5 को दूसरी साइड लेके आना है, फिर ABC की वैल्यू बतानी है, और ऐसे इसके सारे पार्ट्स करने हैं। देख लो इसके सारे पार्ट्स, सेकंड मैंने करा दिया, फर्स्ट आप कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैडम इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार से तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधे आप
इस 9.35 को इस साइड ले आओगे, क्योंकि देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, सी भी दूसरी साइड है, तो इस साइड लेके आओगे माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की आएगी 3 और c की आएगी माइनस 9.35 के ऊपर बार। सेकंड मैंने करा दिया। थर्ड को ध्यान से देखो, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6 है, 6 को इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू आएगी -2, b की आएगी 3 और c की आएगी -6। x इक्वल 3y है, ये भी सेम इस क्वेश्चन की तरह है। तो तुम क्या करोगे, x 3y को इधर लेके आओगे, माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल 0, कुछ नहीं दे रखा है। तो x की वैल्यू, a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की हो जाएगी -3 क्योंकि 3 इधर आ जाएगा ना, और c की हो जाएगी 0 क्योंकि है ही नहीं c। उसके बाद 2x माइनस 5y को दूसरी साइड ले जाओगे तो a की हो जाएगी 2, b की हो जाएगी प्लस का 5 क्योंकि इधर आ जाएगा ना, और c हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो y नहीं है, तो सेम उस क्वेश्चन की तरह है। कैसे करेंगे, 3x लिखेंगे, प्लस में 0 मल्टीप्लाई y लिखेंगे और प्लस में 2 लिखेंगे। तो a हो जाएगा 3, b 0 और c 2 हो जाएगा। इसमें भी इसमें आपका x नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0 मल्टीप्लाई x प्लस वाई -2। तो a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -2। तो इसके 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 क्वेश्चन करने हैं प्रॉपरली। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी क्या 4.1। ठीक है, 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, ध्यान से कर लेना, समझ ना आए तो पूछ लेना।